नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण सैनी, सहायक आचार्य श्री राधेश्याम मार मुरारका, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा का जो टॉपिक है वह बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में भी है और राजनीति विज्ञान से स्नातकोत्तर करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी है। अब अपन जानेंगे कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा है क्या। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ऐसे देश जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान या दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए, ये प्राय विकासशील देश थे। इन देशों की शासन प्रणाली अलग प्रकार की थी। नई शासन प्रणालियों की यहाँ स्थापना हुई और इनमें विलक्षण जो राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले। पश्चिम के विद्वानों के लिए इन विकासशील देशों की शासन प्रणालियों को समझना जरूरी था और इनकी राजनीतिक वास्तविकताओं को पश्चिम के अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से समझना संभव नहीं रहा। इसलिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो 9 स्वतंत्र देश थे, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए अनेक अवधारणाओं का विकास किया गया। उन्हीं अवधारणाओं में एक अवधारणा थी राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा। राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है? राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ जानने से पहले हमें आधुनिकीकरण का अर्थ जानना जरूरी है। आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें मानव की सभी गतिविधियों में, विचारों में परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन जो होता है ये आगे की ओर होता है, पीछे की ओर नहीं। यानी मानव जीवन के सभी पक्षों में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन जो है वह नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है, वो होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है इसके कई पहलू होते हैं। जैसे आर्थिक क्षेत्र में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के स्थान पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था स्थापित हो। सामाजिक क्षेत्र में जो है वो परंपरागत के स्थान पर आधुनिक सामाजिक संस्थाओं की स्थापना हो। भेदभाव का अंत हो, समाज और जो है सामाजिक समानता की स्थापना हो और राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति की सहभागिता हो। तो इस प्रकार जो आधुनिकीकरण है वो एक बहुमुखी प्रक्रिया है और जब इस तरह से मानव के जीवन के सभी पक्षों में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं तो इसी प्रक्रिया को सामूहिक तौर पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है वो कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है? समाज के आधुनिकीकरण के कारण उसमें होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों को ही सामान्यतः आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार जब कोई समाज आधुनिक होता है तो समाज के आधुनिकीकरण का प्रभाव जब राजनीति पर पड़ता है, यानी समाज के आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप जब राजनीतिक बदलाव आते हैं तो वो राजनीतिक आधुनिकीकरण है वो कहलाता है। जैसे कोलमैन ने कहा है, कोलमैन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का मुकाबला कर सके। अब राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो अर्थ है वो उसके लक्षणों और विशेषताओं से और ज़्यादा स्पष्ट है वो हो जाता है। तो आइए अब अपन चर्चा करते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं या लक्षणों की, जिनके माध्यम से राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो अर्थ है वो और ज़्यादा स्पष्ट है वो हो जाएगा। तो पहली विशेषता है, जो लक्षण है राजनीतिक आधुनिकीकरण का, वह है राज्य में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण। तो ये राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है
कि राज्य में है वो शक्ति का अधिकाधिक केंद्रीकरण है वो हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब आधुनिकीकरण की जब प्रक्रिया चलती है तो राज्य है वो मानव जीवन से संबंधित सभी प्रकार के कार्य करने लग जाता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण है वो होने लग जाता है और राजनीतिक व्यवस्था जो है वो मानव जीवन की नियामक बनने लग जाती है। तो इस प्रकार राज्य का शक्तिशाली होना भी है राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक लक्षण है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है वह है राज्य का समाज में अधिकाधिक प्रवेश। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी जो शासन प्रणालियाँ थीं जो कम विकसित थी, उन व्यवस्थाओं में राज्य केवल सुरक्षा का कार्य करते थे। इस कारण राज्य की पहुंच और जो है वो समाज में नहीं होती थी। राज्य उन व्यवस्थाओं में राज्य और समाज का ज़्यादा संपर्क संभव नहीं हो पाता था। लेकिन आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जब चलती है तो राज्य लोक कल्याण के अनेक कार्य है वो करता है। जैसे राज्य शिक्षा भी उपलब्ध कराता है, राज्य चिकित्सा भी उपलब्ध कराता है, राज्य सामाजिक सेवा के कार्य भी करता है। तो जब राज्य बहुत सारे लोक कल्याण के कार्य करता है तो उसके परिणाम स्वरूप राज्य की समाज में पहुंच बढ़ती है, राज्य का समाज में प्रवेश बढ़ता है, राज्य और समाज में संपर्कता है वो बढ़ती है। तो ये राज्य और समाज के बीच में जो संपर्कता है ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक प्रमुख लक्षण है। ये तभी होता है जब राजनीतिक व्यवस्था आधुनिकीकरण की ओर बढ़ती है। अगली जो विशेषता है राजनीतिक आधुनिकीकरण की वह है केंद्र और परिसर की में बढ़ी हुई अंतःक्रिया। यहाँ केंद्र का मतलब है राजनीतिक व्यवस्था और परिसर का मतलब है समाज। तो परंपरागत जो समाज थे वहाँ राज्य और समाज के बीच में कोई ज़्यादा अंतःक्रिया नहीं होती है, संपर्क कम होता है। लेकिन जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चलती है तब राजनीतिक व्यवस्था और समाज के बीच में जो अंतःक्रिया बढ़ जाती है और ये जो अंतःक्रिया है ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का ही एक लक्षण है। राजनीतिक व्यवस्था और जो समाज है उनके बीच में संपर्क और अंतःक्रियाएं है वो बढ़ती हैं और संचार और यातायात के जो साधनों का विकास होता है उससे ये जो अंतःक्रिया है वो और ज़्यादा है वो बढ़ती है। अगला जो लक्षण है राजनीतिक आधुनिकीकरण का वह है सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना। परंपरागत जो व्यवस्थाएं थीं उनमें राजनीतिक सत्ता का जो स्रोत है वो कबीले के सरदार होते थे, राजा होते थे या कहीं धार्मिक नेता होते थे और यही लोग जो जनता की आस्था और निष्ठा का केंद्र है वो हुआ करते थे। लेकिन जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चलती है तो सत्ता के जो परंपरागत स्रोत हैं वो निर्बल हो जाते हैं और उनके स्थान पर राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना होती है और ये राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता ही लोगों की निष्ठा का केंद्र है वो बन जाती है। तो इस प्रकार सत्ता के ये जो परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना भी अपने आप में राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अगली जो विशेषता है वह है राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। आधुनिकीकरण की जब प्रक्रिया चलती है तो उसके परिणामस्वरूप राज्य के कार्यों में वृद्धि होती है, राज्य के कार्यों में जटिलताएं बढ़ती हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के अंगों का विभाजन होता है। अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंगों की स्थापना है वो होती है और अनेक नई संरचनाओं या नए अंगों की उत्पत्ति है वो होती है और प्रत्येक अंग जो है वो अपना विशेष कार्य है वो करता है। तो इस प्रकार अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग संरचनाएं या संस्थाएं जब अस्तित्व में आती हैं तो ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का ही एक
लक्षण है। अगली जो विशेषता है राजनीतिक आधुनिकीकरण की, वह है राजनीति में जनता की बढ़ी हुई सहभागिता। परंपरागत जो समाज थे उनमें जनता की सहभागिता है वो शासकीय प्रक्रियाओं में नहीं होती थी, लेकिन जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चलती है तब राजनीतिक प्रक्रियाओं में और राजनीतिक संस्थाओं में जनता की सहभागिता बढ़ती है। तो शासकीय प्रक्रियाओं और संस्थाओं में जनता की सहभागिता का बढ़ना राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक लक्षण है। केवल सहभागिता ही नहीं बल्कि शासकीय लाभों का वितरण भी समाज के सभी वर्गों में है वो होता है, और जो सबकी सहभागिता जो है वो भी बढ़ती है, और सहभागिता है वो उत्तरदायी पूर्ण रूप से है वो बढ़ती है। तो इस प्रकार सहभागिता और सत्ता के लाभ जब सभी वर्गों में समान रूप से मिलते हैं तो ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का ही एक लक्षण है। अगली जो विशेषता है वह है जनता का राजनीतिक व्यवस्था का अभिज्ञान। इसका अर्थ ये है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जब चलती है तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लोगों के दृष्टिकोण में, मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन है वो आता है, और इस प्रक्रिया में व्यक्तियों का जो दृष्टिकोण है वो राष्ट्रीयता के विचार से युक्त है वो होता है। लोगों में अपने देश के प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति आसक्ति लोगों के बीच में है वो उत्पन्न है वो होती है। तो इस प्रकार अपनी व्यवस्था के प्रति अभिज्ञान, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव, भक्ति का जो भाव जो उत्पन्न होता है, यह भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का ही एक लक्षण है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की आखिरी विशेषता या लक्षण है वह है वृहत्तर आधार वाली नौकरशाही। नौकरशाही के बारे में अपन जानते हैं कि किसी भी देश के शासन को चलाने में वहाँ की नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका है वो होती है, और नौकरशाही का जो विकास जो है वो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही वो होता है। क्योंकि आधुनिकीकरण की जब प्रक्रिया चलती है तो राज्य के कार्य बढ़ते हैं, और बढ़े हुए कार्यों को करने के लिए नौकरशाही का आकार वृहत्तर है वो होता है, बड़ा आकार हो जाता है। और आकार ही नहीं बढ़ता बल्कि उसका आधार भी व्यापक है वो हो जाता है। आधार व्यापक होने का मतलब ये है कि नौकरशाही में कुछ गिने चुने वर्गों के नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है वो बढ़ता है। तो इस प्रकार नौकरशाही का आधार और आकार जब व्यापक होता है तो यह राजनीतिक आधुनिकीकरण का ही है वो परिणाम है। तो ये हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रमुख विषय। अब अपन चर्चा करते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण, यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को कौन कौन आगे बढ़ाता है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में किन किन लोगों का योगदान है वो होता है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के जो विद्वानों के द्वारा 3 मुख्य अभिकरण बताए गए हैं, इनमें पहला है अभिजनों और बुद्धिजीवियों की भूमिका। राजनीतिक आधुनिकीकरण के सबसे जो महत्वपूर्ण अभिकरण है वो अभिजनों और बुद्धिजीवियों को माना जाता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचनात्मक प्रकृति के निर्धारण में यही लोग अग्रणी हैं वो होते हैं। बुद्धिजीवियों के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था के साध्यों, गंतव्यों और उद्देश्यों के विकल्प जो हैं वो सब सुझाए जाते हैं। उन्हीं विकल्पों का चयन करके राजनीतिक शक्ति समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार जो किसी भी समाज के आधुनिकीकरण में बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका है वो होती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का दूसरा जो महत्वपूर्ण अभिकरण है वो विचारधारा को माना जाता है। विचारधारा को भी एक शक्तिशाली अभिकरण राजनीतिक आधुनिकीकरण का माना जाता है। विचारधारा के आधार पर राजनीतिक आधुनिकीकरण के
लक्षणों में परिवर्तन लाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे विचारधारा के आधार पर सत्ता के परंपरागत स्रोतों को निर्बल करना आसान हो जाता है। विचारधारा के आधार पर राष्ट्रीय विज्ञान, राष्ट्र की एकता, राजनीतिक सहभागिता में जो है योगदान है वो संभव बनाया जा सकता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो तीसरा महत्वपूर्ण जो विकर्ण है वो माना जाता है सरकार को। सरकार आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होती है, क्योंकि सरकारों के पास बाध्यकारी शक्तियाँ होती हैं और अपनी शक्तियों के आधार पर सरकारें जो है वो निर्णय लेती हैं और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को दृढ़तापूर्वक लागू करती हैं, जिससे कि आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। सरकारों के द्वारा ही जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, सरकार ही उस प्रक्रिया का नेतृत्व करती है और सरकारों के द्वारा ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय लेकर जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया को है वो आगे बढ़ाने की भूमिका तैयार है वो की जाती है। तो इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के ये 3 मुख्य अभिकरण माने जाते हैं। इन 3 अभिकरणों के माध्यम से ही आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया को है वो आगे बढ़ाया जाता है। तो ये है राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा। धन्यवाद।